स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। 7 सितंबर को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है और इस वक्त कांग्रेस और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाया जा सके। ना सिर्फ 7 सितंबर से इसका आगाज होगा बल्कि महंगाई को लेकर के भी कांग्रेस तैयारी कर रही है, महारैली को लेकर के। तो इन दोनों ही रैलियों को, इन दोनों ही यात्राओं के जरिए किस तरह से अब कांग्रेस इसे जन आंदोलन में तब्दील करेगी, ये हम जानेंगे। सीधे कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक जी इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव IBC 24 पर मौजूद है। रागिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका IBC 24 पर। आकांक्षा, धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ की आवाज जो चैनल है आज उस पर मुझे बुलाया गया है, अपनी बात को रखने का मौका दिया है। बिल्कुल। रागिनी जी, सीधे आपसे पहला सवाल। भारत जोड़ो यात्रा के तहत आप छत्तीसगढ़ में आई हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया इससे पहले। भारत जोड़ो यात्रा की एक तरफ बात और महंगाई को लेकर के भी आप लगातार केंद्र सरकार को घेर रही हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा से अब भारत को कैसे जोड़ेंगी मैम? क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस से भी धीरे धीरे लोग छूटते जा रहे हैं। देखिए, महंगाई से शुरू करती हूँ क्योंकि आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय वही था। 4 सितंबर यानी आगामी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महंगाई की पोल खोल और बेरोजगारी पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया है। और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अच्छे दिन की बाट जोहते नैन तो अब पथराए और महंगाई सुरसा मुक्सी चादर सिमटी जाए। तो देश में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंच चुका है। गैस का सिलेंडर खरीदने के लिए जाएं तो 1200 रुपया देना पड़ता है। इसी के साथ साथ बेरोजगारी आसमान पर पहुंच रही है। किसान की आय 27 रुपया हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 101वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आम आदमी की गाड़ी से, दुपहिया वाहन से पेट्रोल डीजल गायब है। उसकी थाली से भरपेट खाना गायब है। जैसा कि आप भी जान ही रही हैं, GST लगा दिया गया है सारे खाद्यान्न पर, रोजमर्रा के खाने की चीजें, दही, घी, पनीर, छाछ हो। और यही नहीं, अस्पताल के बिस्तर पर भी 5% GST है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो जनता को प्रताड़ित भी कर रहे हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां बढ़ा रहे हैं। और जनमुखी मुद्दों पर, रोज की जरूरत की चीजों का अगर अभाव हो जाए, नौकरी का अभाव हो जाए, तो मैं समझती हूँ ये महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार है जो जनता के पेट पर भी पड़ रही है और जनता के मुंह से निवाला भी छीन रही है। रागिनी जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब कांग्रेस कोई भी बड़ा प्रदर्शन करती तो जनता उससे उतने अच्छे से जुड़ नहीं पाती। तो आपको लगता है कि 4 सितंबर को जो आप महंगाई को लेकर के महारैली करने वाले हैं, वाकई इसे आप जन आंदोलन का रूप दे पाएंगे और इससे वो ताकत मिलेगी कांग्रेस को जो कहीं खोई खोई सी नजर आती है? देखिए, ये सवाल मुझे लगता है थोड़ी सी इसमें अतिशयोक्ति है और वो इसलिए है कि हम सत्ता से केवल 7-8 वर्ष से बाहर हैं। उससे पहले 10 साल UPA सरकार थी और अगर उससे पहले के देश की अगर आप बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, तो 60 साल कांग्रेस और गठबंधन की सरकारें रही हैं। तो ऐसे में ये कहना कि 8 साल विपक्ष में रहे और जनता हमसे बिल्कुल विमुख हो गई है, ऐसा ही कुछ कह रहे थे 2018 में भी। तब हम 3 प्रदेशों में जीत कर आए, छत्तीसगढ़ उसका मुझे लगता है सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कोई भी चुनाव लोकतंत्र में और कोई भी हार और जीत अंतिम नहीं है, हमेशा सुधार करने का और बदलाव करने का मौका मिलता है। तो आपने कहा कि हम इसे आंदोलन कैसे बनाएंगे, तो महंगाई, हम पिछले साल जून से महंगाई को लेकर 7 बड़े जन आंदोलन भी कर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। और जैसा कि लोगों की जानकारी में 5 अगस्त को तो देश के कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद, वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी जी ने गिरफ्तारी तक दी थी। महंगाई की रैली, इसमें न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता और संघर्ष के साथी देश के कोने कोने से आपको आते हुए दिखेंगे, बल्कि हर वो नागरिक जिसे लगता है कि आज महंगाई मुद्दा है, जिसे लगता है कि सरकार अत्याचार कर रही है। एक्साइज ड्यूटी से 27 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। मोदी जी का 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा का महल बन गया। 8,500 करोड़ का उड़ने का प्लेन आ गया। 12 करोड़ की मेबैक की गाड़ी आ गई और न जाने अपने नाम वाले कितने दसियों लाख के सूट आ गए, पर गरीब जनता को कोई राहत नहीं मिली। तो ये सारे मुद्दों को देखते हुए इतने लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नागरिक जुड़ने वाले हैं। चलिए मैम, ये जब आप लोगों का जब आंदोलन होगा, महारैली होगी, उस वक्त जनता कितनी जुड़ेगी वो तस्वीरें भी हम जरूर देखेंगे। मैं तो आपको न्योता देना चाहती हूँ आकांक्षा, जरूर आइए। रागिनी जी, हम लोग कवर आपका चैनल वहां आए, मुझे बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल जरूर पहुंचेंगे रागिनी जी। जो लोगों का हुजूम रामलीला मैदान के अंदर है और जो नहीं भी आ पाएगा, जो बाहर है, उन दोनों को कवर करके दिखाइएगा। बिल्कुल रागिनी जी, इससे पहले भी जितने भी प्रदर्शन किए हैं कांग्रेस ने, हम जरूर उसको दिखाते हैं। IBC 24 पर कोशिश यही रहती है कि हर एक की आवाज दर्शकों तक पहुंचे कि अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो क्या कहना चाह रहा है। रागिनी जी, ये तो बात हो गई महंगाई की जो महारैली आप 4 सितंबर को करने जा रहे हैं। थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा पर भी जरूर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक है। ये कांग्रेस का दावा है कि अब तक की सबसे बड़ी यात्रा रहेगी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के इसमें लोग जुड़ेंगे। लेकिन रागिनी जी, इससे पहले एक एक करके आपके जो दिग्गज नेता रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जैसे साहब, उन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ दिया। तो मैम,
कांग्रेस को कैसे एकजुट रख पाएंगे आप, फिर उसके बाद भारत जोड़ने की बात? देखिए, दो प्रश्न आपने पूछे, एक आया राम गया राम पर आपने प्रश्न पूछा और दूसरा आपने भारत जोड़ो यात्रा पर पूछा। चूंकि आप गुलाम नबी साहब का चित्र दिखा रही हैं तो वहीं से शुरू करती हैं। देखिए, ये भारत की राजनीति में पहली बार नहीं है कि कोई नेता थाली का बैंगन बने या बेपैंदी का लोटा बने और एक दल से दूसरे दल की तरफ चला जाए। बहुत बार ऐसा होता रहा है और मुझे लगता है कि वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ गांधी नेहरू की पार्टी, जो कि धर्मनिरपेक्षता में, एक समावेशी राजनीति में, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखती है, उसको अगर एक लंबी लड़ाई लड़नी है तो वो निडरता के साथ लड़नी होगी। राहुल जी कहते हैं ये कायरों के बस की बात नहीं है, साहसी व्यक्ति ही लड़ सकता है। तो जिसमें ये वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दूसरे दल में जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, तो मैं समझती हूँ कि वो व्यक्ति अगर कल जाता है तो आज चला जाए। कांग्रेस ऐसा अथाह समुद्र है कि 2-4 बूंदों के छलकने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रागनी जी, लेकिन 2-4 बूंद कहां, अभी आनंद शर्मा जी ने भी नाराजगी जताई थी और इससे पहले भी हमने देखा है कि दिग्गज नेता अभी पृथ्वीराज चौहान ने भी साफ तौर पर मतलब बगावती तेवर दिखाए। मनीष तिवारी भी कुछ कहते हुए नजर आए। एक जगह आप भारत जोड़ो की बात करें, कांग्रेस छोड़ो का एक ट्रेंड सा चलता आ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो अंदर से ही तोड़ने का षड्यंत्र रचने वाले नेता हैं, वो जितनी जल्दी बाहर जाएंगे उतना ही कांग्रेस पार्टी भी जुड़ेगी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जो असलियत है उसका नकाब भी उतरेगा। भारत जोड़ो के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस तोड़ो के अभियान पे हैं, किसके इशारे पर हैं, ये बात मुझे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है। और मैं तो एक और बात कहती हूँ जो कि मुझे लगता है जनता भी ये बात मानती है कि राजनीतिक दल सिर्फ एक दल नहीं है, वो माँ के समान है जो आपको पालता पोसता है, राजनीतिक रूप से पैरों पर खड़े करने के लिए तैयार करता है। अगर वो दल कमजोर हो जाए तो वो सेवा करने का समय है, उसे वापस कुछ देने का समय है। उस पर लांछन लगाकर अगर आप पीठ में छुरा घोंप कर जाएंगे तो जनता भी आपको तालियां नहीं देगी, अंततः आपको धिक्कार ही मिलेगा। आप तमाम ऐसे नेताओं को देख लीजिए जो पार्टी छोड़ के गए हैं। कोई चौथी रो में भारतीय जनता पार्टी में पीछे बैठा है जो नजर भी नहीं आ रहा, कोई अपने घर का लक्ष्मण होकर अब दूसरे नेता से विभीषण कहलाया जा रहा है। तो तमाम ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकती हूं, पर मैं ये कहना चाहती हूं कि जितने नेता गए हैं कांग्रेस पार्टी से, उससे कहीं ज्यादा तादाद में आज भी बिना किसी पद, बिना किसी लोभ की लालसा के गांधी नेहरू की विचारधारा का परचम उठा के देश के कोने कोने में खड़े हैं और आप बदलाव देखेंगे। छत्तीसगढ़ तो मुझे लगता है इसमें कोई दुविधा ही नहीं है कि कांग्रेस की सरकार अगले साल दोबारा बनेगी। पर उससे पहले भी जो 4-5 राज्य और हैं, पहले उसमें बदलाव देखेगा और फिर 2024 में भी कहानी कुछ उलट ही होने वाली है, ऊंट करवट बदलने वाला है। चलिए देखते हैं। मैम, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि एक एक करके जो छोड़ रहे हैं तो उनका जो मुखौटा है वो जरूर उतरेगा, आप कह रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, तो मैम किसको जोड़ना चाह रहे हैं आप लोग? कार्यकर्ताओं को या जनता को? उद्देश्य क्या है? और ये उद्देश्य इस वक्त आपको, क्योंकि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ वासी बल्कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। आकांक्षा, 2 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि 5 तारीख को एक विस्तृत प्रेस वार्ता होगी रायपुर में। कुमारी शैलजा वो प्रेस वार्ता करेंगी, वो केवल भारत जोड़ो के संदर्भ में, पर कुछ बातें मैं मूलभूत रूप से आपको जरूर बताना चाहती हूँ। देखिए, देश जो आज बट रहा है आर्थिक असमानता की वजह से, सामाजिक असमानता की वजह से और धार्मिक असमानता की वजह से, वो जो खंडित करने की कोशिश हो रही है आरएसएस और भाजपा की ओर से, उसको जोड़ने का प्रयास है। कैसे? अगर आप आर्थिक असमानता की बात करें तो हम देखेंगे कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिखा रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, वहीं से शुरू कर देती हूँ। 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम यूपीए सरकार ने किया। 23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए केवल और केवल कोरोना काल में। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। 1.5 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट टैक्स का माफ हो गया और 84% घर ऐसे हैं भारत में जिनकी आय कम हो गई। ये कहीं ना कहीं दुभाती चल रही है। तो एक आर्थिक असमानता है। जो गरीब आदमी है उसके मुद्दे मुख्य धारा में कैसे लाए जाएं, उसे मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, पहला प्रयास। दूसरा प्रयास सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमारे दलित भाई हैं, जो आदिवासी भाई हैं, या मैं कहती हूं कि महिलाएं भी हैं, जो आधी आबादी है जिन्हें पूरा हक नहीं मिल रहा है, उनके महिलाओं की छवि को अबला से सबला कैसे बनाया जाए। हम निर्णय की प्रणाली से अपने जो पिछड़े वर्ग के साथी हैं उन्हें कैसे जोड़ें, उनके मुद्दों को दरकिनार ना होने दें, ये दूसरा प्रयास है। और धार्मिक रूप से मुझे लगता है, देखिए, भारत की खूबसूरती ही भारत की विविधता में है, बहुलता में है। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता की, तो कांग्रेस एक लाइन मुझे पूरी करने दीजिए, अनेकता में एकता की मिसाल है। और इसीलिए सर्वधर्म संभाव रहे, कौमी एकता रहे, गंगा जमनी तहजीब रहे, धार्मिक वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव के नाम पर भारत ना टूटे,
ये भारत जोड़ो यात्रा के ये 3 बड़े प्रयास हैं। लेकिन रागिनी जी, बीजेपी तो कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाती कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और धर्म के नाम पर आप बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब बात आती है हिंदुत्व की तब आप थोड़ा पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन जब दूसरे समुदाय की बात आती है तो आप खुलकर बात करते हैं, तब आतंकवाद के ऊपर आप नहीं बात करते। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हिंदुत्व के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू धर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। हिंदुत्व सावरकर द्वारा दी गई एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्द है जो कि 1921 में उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। हिंदुत्व संकीर्ण है, हिंदुत्व खंडित करने वाला है, हिंदुत्व बांटने वाला है, जबकि हिंदू धर्म समावेशी है, सहिष्णु है और उदारवादी है। मैं ऐसा समझती हूं कि हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति, रामचरितमानस को पढ़ने वाले व्यक्ति हमेशा से ये बात अपने अंदर आत्मसात किए हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये बिल्कुल मूल गुण है एक हिंदू, सनातनी हिंदू का, और इसमें विद्वेष की भावना भरने वाले। मैं आपको एक बहुत साधारण सा उदाहरण देती हूँ। अंग्रेजों की नीति थी तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो जानते थे कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग रहेंगे देश में तो देश को बांटे रखना बहुत आसान है, और उस डिवाइड एंड रूल को अगर कोई आज के समय पर देश में चला रहा है, तोड़ो और राज करो, तो वो संघ और भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो यहां तक कहती हूं कि वो देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। संविधान पर प्रहार होता है, आदिवासियों से उनकी जल जंगल जमीन छीने जाते हैं, दलितों के साथ लिंचिंग होती है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और बलात्कारियों का संरक्षण हो रहा है। ये रामराज नहीं हो सकता। इन मुद्दों को लेकर के कब आप सड़कों पर उतरेंगे? महंगाई को लेकर के आप उतर रहे हैं, पूरे ये सारे मुद्दे, ये तमाम मुद्दे, क्योंकि आप लंबे समय से आप कांग्रेस के साथ जुड़ी है और आप जब कॉलेज में थी तब से आप राजनीति में हैं, तो आपने काफी करीब से देखा है। और प्रियंका गांधी को भी ब्रांड के तौर पर उतारा गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो भी नारा दिया गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसका असर वहां पर भी देखने को नहीं मिला। तो आप ये जो मुद्दे गिना रही, क्या वाकई आने वाले दिनों में इन मुद्दों के साथ और अब आप एक्सप्लोर करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि सारे मुद्दे मैंने आपको इस भूमिका के साथ बताया कि ये सारे मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। यानी कि भारत जोड़ो कवर करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में एक कदम बढ़ाएं हम सुरक्षा के लिए, एक कदम समानाधिकार के लिए, एक कदम शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए कदम उठाएंगे हम बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, बंटवारे की राजनीति के, ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। आपने लड़की हूं लड़ सकती हूं का उदाहरण दिया। आप भी लड़की हैं, मैं भी लड़की हूं, लड़की कह लें, महिला कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन बात यह है कि क्या आपको लगता है ये नारा गलत था? लड़की हूं लड़ सकती हूं महिलाओं के सशक्तिकरण का नारा था। जब बाइपोलर इलेक्शन होता है तो थर्ड पार्टी एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन उसकी जो पोस्टर गर्ल थी उन्होंने ही बाद में भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही है, देखिए जो आप बात कह रही है ना, ये ऑप्टिक्स वाली राजनीति, ऑप्टिक्स ओवर आउटकम, नतीजों के ऊपर नजारे, ये मोदी जी करते हैं। तो मोदी जी माता जी से भी मिलने जाते हैं तो गाड़ी में सिर्फ उनके चेहरे पर फ्लैश लाइट होती है, जैसे उन्होंने पसीने से इतना चेहरा चमका लिया हो। तो ये हमारी राजनीति नहीं है। पोस्टर गर्ल हो सकता है नाराज हो, किस कारण से नाराज है उसकी आप तफ्तीश जरूर कीजिएगा, पर वो नारा उसकी मूलभूत, कांग्रेस को नहीं लगता जरूरत कि वो कहीं नब्ज टटोले कि आखिर क्यों नाराजगी है? मूलभूत भावना जो है हमारे मुद्दों के पीछे, हमारे नारों के पीछे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हर चीज आप राजनीतिक नफे नुकसान से अगर तोलेंगे तो महात्मा गांधी ने जो कहा था ना कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति उसके आंसू पोंछना है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ना अंत्योदय हो सकता है, ना सर्वोदय हो सकता है। और मुझे तो आज ये भी पूछा गया कि क्या साम दाम दंड भेद ये इनके इन प्रकारेण आप हर वो तरीका क्यों नहीं अपनाते जो भाजपा अपनाती है? तो हम वो राजनीति नहीं करते। गांधी नेहरू की वो राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति आदर्शवादी है। और मुझे ये लगता है कि एक चुनावी हार की वजह से हम महंगाई का मुद्दा छोड़ दें, बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ दें, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा छोड़ दें, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। हम जनता के बीच जाएंगे, उन्हें समझाएंगे। हो सकता है 8 साल हमने सत्ता के वनवास में काटे हो सकता है हमें 14 भी काटने पड़े। लेकिन जो सही बात है, हम सच को सच, सही को सही और गलत को गलत कहते रहेंगे। रागिनी जी, आप कह रहे हैं, लेकिन जनता को आप कैसे जोड़ पाएंगे? संगठन की बात हो या फिर अभी लगातार बात की जा रही है कि 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, सब जानना चाहते हैं कि आखिर पेच कहां पर फंस रहा है, क्या राहुल गांधी ही बनेंगे? देखिए, कांग्रेस, कल मधुसूदन मिस्त्री जी ने दिल्ली में एक बहुत ही विस्तृत प्रेस वार्ता की। चुनाव की सारी तारीखों के बारे में बताया गया। ये भी कहा गया कि अगर नामांकन 2 लोगों ने भरा या उससे ज्यादा ने भरा तो चुनाव होगा। यदि एक ही व्यक्ति ने भरा तो उसी दिन जो विड्रॉल की डेट होती है उसी दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मिल जाएंगे। हम एक पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था से चुनाव करवा रहे हैं। पूरे देश में लगभग साल भर मेंबरशिप चली, डेलीगेट्स बने, मेंबर्स बने। अगर वोटिंग का मौका आएगा तो वो भी होगा। अब गडकरी जी को कौन बनाता है अध्यक्ष?
अध्यक्ष, नड्डा जी कैसे अध्यक्ष हैं जिनको अमित शाह जी ऐसे हाथ पकड़ के पीछे कर देते हैं। लेकिन विपक्ष बार-बार कहता है कि परिवारवाद हावी रहता है, तो क्या इस बार परिवारवाद हावी दिखेगा या फिर कुछ अलग तस्वीर? ये अनुराग ठाकुर कौन है, पंकजा मुंडे कौन है, पीयूष गोयल कौन है, इनके माता पिता कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान जी के माता पिता राजनीति में थे कि नहीं, अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े उनके बेटे तो खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी में है। तो मुझे लगता है परिवारवाद की दोधारी तलवार है। अगर कांग्रेस पार्टी पे चलाएंगे तो ज्यादा चोट लगेगी भारतीय जनता पार्टी को। तो वो कहते हैं ना कि एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो तीन अपनी तरफ होती हैं। अब पर ये भी मुझे लगता है कि बड़ी ही नाइंसाफी है कि गांधी परिवार से अध्यक्ष बने तो आपको समस्या है और गांधी परिवार से ना बने तो आपको समस्या है। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो सकता। ये कांग्रेस पार्टी को निर्णय करने दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और किनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संगठित अपने आप को महसूस करती है और सशक्त महसूस करती है। चलिए रागिनी जी, अब मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ में तो आप कह रही हैं कि खैर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। मध्य प्रदेश को लेकर के क्या तैयारी है आपकी, क्योंकि पिछले बार सत्ता में आए थे फिर आप वहां पर चले गए। महिलाओं के लिए वहां पर कहा जाता है कि महफूज नहीं है मध्य प्रदेश, लेकिन वहां पर वो दमदारी नहीं दिखी महिलाओं के खिलाफ कि आप लोग हल्ला बोल कर सके, सरकार के खिलाफ महिलाएं सामने आ सके। तो वहां को लेकर के आपकी क्या रणनीति है मध्य प्रदेश? देखिए, मुझे लगता है कि जो बदलाव मध्य प्रदेश में है वो अभी आपने निकाय के चुनावों में और उसके नतीजों में आपने देखा। ऐसी ऐसी जगहों पर जो भाजपा का गढ़ समझा जाता था वहां हमारे महापौर बने हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि समय बदल रहा है, ऊंट करवट ले रहा है और मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संगठित और एकत्रित कांग्रेस पार्टी और अच्छी तरह से नजर आ रही है। और उसी के ठीक विपरीत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं उनको तो एंटी इनकम्बेंसी अपनी पार्टी में सबसे पहले झेलनी पड़ रही है। जो जनता की सो है उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया गया। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो हो, नरोत्तम मिश्रा हो, सबकी आपस में तनातनी और ठनाठनी है। तो जनता फायदा मिलेगा कांग्रेस को? जनता नहीं, पहले तो जनता ये पूछ रही है, वो ठगा महसूस कर रही है और वो कह रही है कि आप जब पार्टी को अपने नेता पर भरोसा नहीं है, उनके सम्मान को लगातार कम किया जा रहा है, तो जनता कैसे उन पर भरोसा करेगी? और मामा जी के राज में कैसा ये है, दलित महिलाओं को जलाया जा रहा है, क्या ये सब दिखता नहीं है? आप तो आने वाले समय में ये सब मुद्दे मतलब मध्य प्रदेश की सड़कों में भी आप लेकर के जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, तीनों प्रदेशों में और उससे पहले हिमाचल में भी चुनाव है, उससे पहले गुजरात में चुनाव है, कर्नाटक में भी चुनाव आएगा। वहां के सारे अच्छा, कर्नाटक से एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ छत्तीसगढ़ से जुड़ा मसला, ये आए थे तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के अध्यक्ष, यहाँ पर बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा तान रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, कर्नाटक में 3.5% बेरोजगारी दर है और यहाँ छत्तीसगढ़ में 1% भी नहीं है। कर्नाटक में युवा मोर्चा के ही कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है और हजारों युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं वो इस्तीफा देते हैं अपने मुख्यमंत्री बोम्मई जी के खिलाफ। तो तेजस्वी सूर्या को सांप सूख जाता है, तब उन्हें कुछ याद नहीं रहता और उनकी एक टेप भी रिलीज होता है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होती तो पत्थर मारते, अपनी सरकार में कोई मर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा विरोधाभास है, आकांक्षा, कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हो तो भी सवाल पूछे जाएं, सत्ता में हो तो भी सवाल पूछे जाएं और मोदी जी, उनकी सरकार और उनके नुमाइंदे अपना मुंह छुपाएं। रागिनी जी, अब खैर सत्ता की बात ही निराली रहती है कि सवाल तो पूछे ही जाते हैं, भले आप सत्ता पक्ष में या विपक्ष में। रागिनी जी, आपने तेजस्वी सूर्या का जिक्र किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बहुत बड़ा यहां पर प्रदर्शन किया, तो क्या कांग्रेस उसके जवाब में केंद्र सरकार को घेरने के लिए ही, चलिए मान लेते क्योंकि यहां पर तो खुद सत्ता में ही है कांग्रेस, तो क्या कुछ ऐसा बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी अब हमें कांग्रेस का देखने को मिलेगा? तेजस्वी सूर्या ने जो किया वो बड़ा ही हास्यास्पद था, जो वो मैंने उसका कारण भी आपको बताया। और यहां तक कि पुलिस, इतना आपने कहा कि बहुत हुजूम था, बहुत बड़ा था, और पुलिस, जो महिला पुलिस थी, उनके ऊपर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अटैक किया। उनके बयान हमारे सामने आए हैं। यही नहीं, पुलिस वालों ने लाठी दिखाई तक नहीं और पुलिस के अधिकारियों, या मैं कहूंगी कि जो वहां पर तैनात पुलिस थी, उनको मारने का काम भी युवा मोर्चा के लोगों ने किया। वो सब फुटेज है, तैनात है, वो हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये गुंडाई करना, दबंगाई करना, इससे जनता कोई प्रभावित नहीं होती है। और छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में बिजली सरप्लस है, पानी सबको मिल रहा है, शिक्षा के नाम पे आत्मानंद स्कूल ऐसे हैं कि केजरीवाल जी को यहाँ पर केजरीवाल जी को आकर यहाँ पर देखना चाहिए। और संस्कृति के नाम पे तो तीजा पोला तिहार मैंने स्वयं देखा है कि सीएम खुद संरक्षक अभिभावक बन के मायका बना देते हैं सीएम को। तो यहाँ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। रागिनी जी, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो आपको कल कैसा महसूस होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं चाह भी रही थी कि इस पे आप कुछ पूछे, थोड़ा लाइट मोड जरूर। हाँ, तो देखिए, एक तो ना, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछे तो राजनीतिक थकावट जो रहती है पूरे काम की,
वो एक साल के इस रंगारंग कार्यक्रम में जहां पर सीएम हाउस ही मायका बन जाए, और चूंकि मैं भी जबलपुर की हूँ, मध्य प्रदेश की हूँ, तो एक्सटेंशन में मैं भी मायका मान सकती हूँ। तो वो एक बहुत ही आनंददायी मुझे लगता है ये कार्यक्रम है। पर इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो महिलाओं की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये जो तीजा पूरा तिहार है, इसका एक अलग ही महत्व है। ये भी बताता है कि शादी के बाद या ब्याह के बाद ऐसा नहीं है कि महिलाओं का अधिकार मायके पे खत्म हो जाता है। तो जो स्नेह से, जो प्यार से बड़े भाई पिता बुलाते हैं, वो अनोखा है छत्तीसगढ़ में। और एक चीज और, सिर्फ बहनें ही नहीं, भाइयों को भी बहुत इंतजार रहता है कि हमारी बहनें आए, हम उनका सत्कार कर सकें, अधिकार से वो हमसे साड़ी लें या जो भी। और इसी के साथ साथ उस पर छुट्टी देना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक काम किया है। और भूपेश जी ने तो मतलब सच में सीएमओ को मायका बनाना एक अभिभावक के रूप में। और रागिनी जी, आपने जिक्र किया कि आप जबलपुर की हैं, तो मुझे लगता है मैं आपको बता दूं, मैं भी जबलपुर की हूं। अरे वाह। तो इसमें तो मुझे कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश है एक एक्सटेंडेड, जो ये पहले पूरा एक परिवार था, मध्य प्रदेश की मिट्टी से ही कुछ बहुत अच्छे बेहतरीन वक्ता निकलते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर इस वक्त क्यों आसीन हैं? या आपने अपने तमाम बयानों से जो आपने यहाँ पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। चलिए रागिनी जी, शुभकामनाएं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ अब आप निकल रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए, और जो भी आपके उद्देश्य हैं, शुभकामनाएं यही कि आपको उसमें कामयाबी मिले। एक अंतिम बात ये जरूर कहना चाहती हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी, और हर वो व्यक्ति जो जीवन में निराश है, उसे जरूर सोचना चाहिए कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के पग में, खमखेल ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो कांग्रेस इसी निष्ठा और इसी प्रतिबद्धता के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बिल्कुल। और रागिनी जी, पूरे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, और 2023 में 2024 में तस्वीर साफ हो ही जाएगी कि पत्थर से पानी निकल पाता है या नहीं। शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिवली IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक से खास मुलाकात हमने आपको करवाई। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति है, महंगाई की महारैली में कांग्रेस अब किस नए दमखम के साथ आपके सामने आएगी, पूरी हर एक मुद्दे पर बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी राय रखी। लगातार खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।